जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कवर कराऊंगा करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, जो कि आपके ये मान के चलिए कि करंट अफेयर्स से संबंधित एमसीक्यूज रहेंगे ये। और ये आपके जून से लेकर के अब तक के दिसंबर तक के ये टोटल आपको कवर करा दिए जाएंगे। कई सारे वीडियोस बनाएंगे, तो डेली आप देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सबसे पहले, जिससे ये सीरीज पूरी हो सके। ये पूरी होने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि इस पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं तो ये पूरी होगी और आपको काफी बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट न करते हुए। देखिए, पहला प्रश्न है सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह सिंगापुर के नाम पर होने वाली पहली संयुक्त राष्ट्र संधि है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह सरकारी स्तर पर सदस्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है और इसमें कॉरपोरेट विवाद शामिल नहीं है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत इसका हस्ताक्षर करता है, यानी कि हस्ताक्षर किए हैं। तो सही कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है। तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और पहला दूसरा तीसरा। तो इसका आंसर है सी। सी यानी कि पहला और तीसरा इसका ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे हम। यह संधि भारत और हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच आपसी व्यावसायिक और कॉरपोरेट विवादों को निपटाने में मध्यस्थता का प्रभावी ढांचा उपलब्ध कराएगी। ठीक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौता पर संयुक्त राष्ट्र संधि के रूप में भी जाना जाता है। यह सिंगापुर के नाम पर होने वाली संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि है। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बन सकते हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, बस आप चलते रहिएगा, पूरा कवर करा दिया जाएगा आपको। इसका उद्देश्य ऐसे वैश्विक ढांचे की स्थापना करना है जिससे व्यवसायों को अदालत में जाने के बजाय मध्यस्थता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का निपटारा किया जा सके। ठीक है। 1 सितंबर तक कन्वेंशन में भारत, चीन, यूएस और कितने थे टोटल? 53 हस्ताक्षरकर्ता देश थे। 53 टोटल नहीं थे, 53, एक 54, 55, 56 देश थे टोटल। ठीक है। अब दूसरा जो है प्रश्न हम ले लेते हैं। भारत के बाह्य ऋण की हालिया प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बाह्य ऋण, जो बाहर से जो ऋण लिया जाता है, उसकी जो अभी जो करंट अफेयर्स में जो चल रहा है मामला, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो पहला स्टेटमेंट है, अमेरिकी डॉलर भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक है। ठीक है। अनिवासी जमा बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक है। तीसरा, कुल बाह्य ऋण में दीर्घकालिक ऋण अल्पकालिक ऋण से दोगुना है। तो यहाँ पर सही बताना है, सही कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न जो है बन सकते हैं आपके। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा सही है। तो आंसर है इसका सी। सी यानी कि पहला और तीसरा सही है। पहला कौन सा है? अमेरिकी डॉलर भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक है, बिल्कुल सही है ये। और तीसरा कौन सा सही है? कुल बाह्य ऋण में दीर्घकालिक ऋण अल्पकालिक ऋण की तुलना में दोगुना है। तो अल्पकालिक ऋण की अपेक्षा दीर्घकालिक ऋण जो है ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों में से तो एक सही होना ही था, या तो ये सही होना या फिर ये सही होना था। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का बाहरी ऋण जून के अंत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर था? 554.5, ठीक है, बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2020 के अंत के स्तर से 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी दर्शाता है, यानी कि कमी दर्शाई गई है। जीडीपी अनुपात में बाह्य ऋण 31 मार्च के 20.6% से बढ़कर जून इतने में 21% हो गया था। तो ये ज्यादा आंकड़े इंपोर्टेंट नहीं है, बस जो प्रश्न बना था वो इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कालाजार से संबंधित है। कालाजार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, कालाजार एक उष्णकटिबंधीय रोग है, ठीक है, जिसमें अनियमित बुखार, वजन में कमी, एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, प्लीहा और यकृत में सूजन होती है। क्या इसे कालाजार का ये लक्षण है क्या ये? दूसरा स्टेटमेंट है, यह एक प्रोटोजोअन लीशमैनिया परजीवी के कारण होता है और संक्रमित मादा सैंड फ्लाइज के काटने से मनुष्य में फैलता है। देखिए, घबराइएगा नहीं, जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं या फिर आपको बताए जा रहे हैं, ये आपको एक तरह से नॉलेज देने की
नॉलेज देने के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आया तो निराश हो गए, निराश होने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने तक, यानी कि इसकी जानकारी आपको हो। इस वजह से ये प्रश्न एक तरह से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। भारत इस बीमारी के प्रकोप को नियंत्रित करने में सफल रहा और कुल वैश्विक मामलों में इसका 10वां हिस्सा है, ठीक है। सही कौन सा है वो बताना है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या दूसरा पहला तीसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर है ए यानी कि पहला और दूसरा इसका सही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कालाजार या विसेरल लीशमैनियासिस, ठीक है, वीएल बोल दिया जाता है, एक उष्णकटिबंधीय बीमारी है। बिल्कुल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पड़ती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आप सभी को पता होना चाहिए, 23.5 जैसे मान चलिए ये पृथ्वी है पूरी, और बीच में क्या है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे इसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ये बीमारी फैलती है, जिसमें हमारा क्षेत्र भी आता है। आप सभी को पता है कर्क रेखा तो हमारे देश के बीच से ही गुजरती है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारा देश इसमें शामिल है। अब आपको एक जवाब ये देना है कि कर्क रेखा जो है कहाँ कहाँ से, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन कौन से देश हैं जहां पर ये कालाजार हो सकता है। तो उन देशों की आप थोड़ा सा मैप निकालिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं, जिसमें नियमित बुखार आता है, वजन घटता है, एनीमिया हो जाता है, प्लीहा और यकृत की सूजन हो जाती है, यकृत में सूजन आ जाती है, ठीक है। यह एक सॉरी प्रोटोजोअन लीशमैनिया परजीवी के कारण होता है और संक्रमित मादा सैंड फली के काटने से मनुष्यों में फैलता है। तो बस इतना काफी है इसमें, और बाकी का डिटेल देखना चाहें तो आप इसमें और देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी, इंपोर्टेंट है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक संरक्षणवादी प्रशुल्क है, जिसे एक घरेलू सरकार विदेशी आयात पर लगाती है, यानी जो बाहर से जो आयात किया जाता है, मंगाया जाता है सामान, उस पर लगाई जाती है। संरक्षणवादी नीति को ये माना जाता है, उसका कारण तो ये अक्सर चलता रहता है, जो यह मानती है कि इसकी कीमत उचित बाजार मूल्य से कम है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत व्यापार उपचार महानिदेशालय डंपिंग रोधी जांच करती है। तो सही कौन सा है वो बताना है इसमें, पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं। तो आंसर है इसका सी, दोनों ही इसके सही हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक क्या है, संरक्षणवादी क्या होता है, अपने जैसे हमारा देश है, हमारा देश मान के चलिए चाइना के प्रोडक्ट पर क्या लगा दे, आने वाले सामान पर ज्यादा शुल्क लगा दे, जिससे क्या हो, हमारे जो यहाँ के प्रोडक्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाए, ठीक है। जैसे आते हैं ना चाइना की बहुत सारी चीजें आती हैं, चाहे वो खेल खिलौने से लेकर सारी चीजें आज चाइना में हैं, तो वहां से सस्ती आ जाती हैं। लेकिन यदि उस पर शुल्क लगा दिया जाएगा, तो उसको ज्यादा शुल्क लगा दिया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये वही है जो ऊपर बताया गया है, वही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पेटेंट से संबंधित है, इंपोर्टेंट है। पेटेंट प्राप्ति की तिथि से 3 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय इच्छुक कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित में से किस आधार पर पेटेंट पर अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। तो पेटेंट संबंधित है, बन सकते हैं प्रश्न पेटेंट से संबंधित। पेटेंट पहला स्टेटमेंट है, पेटेंट किया गया उत्पाद जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो, पेटेंट उत्पाद जनता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध न हो। तीसरा स्टेटमेंट, पेटेंटेड उत्पाद का उपयोग एक गैर भारतीय दवा कंपनी द्वारा भारत के क्षेत्र में किया जा रहा हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। मुझे उम्मीद है आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, नहीं समझ में आया प्रश्न फिर से दोबारा से यहाँ पर पढ़िएगा, उसके बाद दीजिएगा उत्तर, ठीक है। 1 2 2 3 सही है, और 2 3 सही है, या फिर 1 2 3 सही है। तो आंसर है इसका ए, ठीक है। पेटेंट प्राप्ति की तिथि से 3 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय इच्छुक कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित आधार पर पेटेंट पर अनिवार्य लाइसेंस
के लिए नियंत्रक के पास आवेदन कर सकता है। कैसे कर सकता है? पेटेंट किया गया उत्पाद जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो, या पेटेंटेड उत्पाद जनता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध ना हो, या फिर पेटेंटेड उत्पाद का उपयोग भारत में नहीं किया जा रहा हो। ठीक है, ये है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा हयाबुसा हायाबुसा 2 परियोजना क्या है ये? ठीक है, वाणिज्यिक अनुप्रयोगों वाले ईंधन सेल का विकास करना। दूसरा ऑप्शन क्षुद्रग्रह नमूना वापसी मिशन है ये, या फिर अब आंसर तो आपको दिख ही गया है यहाँ पर। ठीक है, तो डायरेक्ट इससे समझ लीजिए बस कि ये क्षुद्रग्रह नमूना वापसी मिशन है। ठीक है, ये हायाबुसा 2 परियोजना, तो इसे याद रखिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ये है, जापान ने हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान ने क्षुद्रग्रह रयुगु को 1 वर्ष पूर्व छोड़ दिया था, पृथ्वी पर पहुंचने वाला है, और यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में 6 दिसंबर को बहुमूल्य नमूनों से युक्त एक कैप्सूल गिराया गया। ठीक है, क्षुद्रग्रह से मिट्टी के नमूने और डेटा सौर प्रणाली की उत्पत्ति के साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। बाकी तो ये सारी चीजें नॉर्मल हैं। ये देख लीजिए, आसियान प्लस 3 ठीक है, एपीटी निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल है? इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बहुत बनते हैं यूपीएससी के अंदर। चीन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा इसमें सही है वो बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, या पहला और तीसरा। कौन है आसियान 3+ में कौन शामिल है? तो आंसर है डी, पहला और तीसरा इसका चीन और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ASEAN+3 एक मंच है जो दक्षिण पूर्व एशिया देशों के संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई, ठीक है, दक्षिण पूर्व क्या हो गया? ये हो गया, देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, यानी कि यहाँ के जितने भी देश हैं वो। ठीक है, आप सभी जानते होंगे इन देशों के बारे में। 3 पूर्वी एशियाई देश कौन कौन से हैं? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के बीच सहयोग के समन्वय के रूप में कार्य करता है। ASEAN+3+6 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ठीक है, +6 में, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? +3 में कौन से देश शामिल हैं? तो +3 में कौन से देश शामिल हैं? डी, पहला और चीन और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, चीन और जापान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बेडेक्लिन, नाम यार अजीब से होते हैं ये इंग्लिश में हो ना तो अच्छे से पढ़ जाए, हिंदी में लिख जाता है तो पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जिन अक्षरों को बार बार पढ़ते हैं वो तो हमारी नज़रों से तुरंत निकल जाते हैं, है ना। अब इसे हम बार बार पढ़ लेंगे तो ये भी हमारी नज़रों में तुरंत ही नॉर्मल हो जाएंगे। प्रीटोमेनिड, लाइनजोलिड, इन तीनों दवाओं का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? इसका आंसर है क्षय रोग, या क्षय रोग जानते हैं आप सभी, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है। तो इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस आ जाए तो भूलना नहीं है। ये वही है 90% परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। समाचार पत्रों में रहने वाला टीजर लोन इंपोर्टेंट है। क्या है ये टीजर लोन? तो आंसर इसका ए है, ऋण जिसकी पहले कुछ वर्षों के लिए ब्याज दर कम होती है, तत्पश्चात ब्याज दर में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है, ये होता है टीजर लोन। ठीक है, सिंपल सा है, ये आंसर है, देख लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेट प्रतिदिन नई भंडारण क्षमता के विस्तार की आवश्यकता को प्रेरित कर रहा है, निम्नलिखित में से डेटा साइज या डेटा स्टोरेज का सही आरोही क्रम बताइए। ये तो मुझे लग रहा है कि टेराबाइट, एक्साबाइट, पेटाबाइट या जेटाबाइट। अब इसमें से कौन सा बड़ा है? आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे छोटा जो होगा वो पहले आएगा, उसके बाद फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो आप बताइए, आपको इतना तो पता होगा टेराबाइट, इसके ऊपर आप बताइए। आपने पढ़ा है MB, मेगाबाइट, GB, गीगाबाइट,
टीबी, टीबी की हार्ड डिस्क तो आपने सुनी होगी, 1 TB की है, 2 TB की है, तो ये होता है टेराबाइट। तो टेराबाइट तो आ गया पहले, ठीक है, यहाँ पर आ गया जी, देखिए। अब दूसरे नंबर पर क्या आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा सी, क्योंकि सी आंसर है। तो सी तीसरा क्या है? पेटाबाइट। टेरा के बाद पेटा, पेटा के बाद एक्सा, एक्सा के बाद जेटाबाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। ये आपके वनडे एग्जाम में भी काम आएगा, और सॉरी पीसीएस एग्जाम में ये काम आएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है मंदी, रिसेशन जिसे बोला जाता है, मंदी को आय, बिक्री, रोजगार में गिरावट सहित लगातार 2 तिमाहियों में समग्र आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2 तिमाहियां, 2 तिमाही का मतलब जानते हो क्या हो गया? 6 महीने, लगातार 6 महीने। तो लगातार 6 महीने यदि गिरावट होती है आय में, बिक्री में, रोजगार में, तो ये मंदी कहलाएगा क्या? ये सही है स्टेटमेंट या गलत है? दूसरा स्टेटमेंट है भारत की अर्थव्यवस्था अब औपचारिक रूप से एक तकनीकी मंदी में प्रवेश कर चुकी है। क्या तकनीकी मंदी में प्रवेश कर चुकी है? सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए डेटा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य वर्धन के आधार पर राष्ट्रीय आय की माप प्रदान करता है। कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा, या सभी इसमें सही है? तो आंसर है इसका डी, सभी एकदम सही है, करेक्ट है। तो जो भी चीजें मैंने बताई हैं इसमें वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई, अगस्त और सितंबर तिमाही में, ये नॉर्मल ज़्यादा डेटा इंपोर्टेंट नहीं है, ये अभी का प्रश्न है, तो इसे बस थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है इसका वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, काफी चक्रवात से संबंधित है। साइक्लोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उष्ण महासागरीय सतह के अभाव में चक्रवात महासागरों में और अधिक तीव्र नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यदि उष्णकटिबंधीय सतह के अभाव में, यदि सतह नहीं होगी, उष्ण महासागरीय सतह नहीं होगी, तो चक्रवात महासागरों में और अधिक तीव्र नहीं हो सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट, हिंद महासागर में लगातार चक्रवातों के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियों में कम से कम 1 सप्ताह के अंतराल की आवश्यकता होती है। उद्वेलन वह प्रक्रिया है जिसमें गहन महासागरीय सतह से ठंडा जल ऊपरी महासागरीय सतह की ओर प्रवाहित हो जाता है। काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। आंसर इसका वैसे बी है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, तो उद्वेलन क्या होता है? जैसे मान के चलिए कोई धारा बह रही है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर एक धारा बह रही है। कहाँ गया यार, काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट। हाँ, मान के चलिए ये धारा है, कोई बह रही है। अब होगा उद्वेलन में क्या होता है, नीचे से, समुद्र के नीचे से जल जो होगा, ठंडा जल जो है रहता है, वो सतह पर आ जाता है, नीचे वाला। ठीक है, तो उसे कहते हैं उद्वेलन की प्रक्रिया। ठीक है, उद्वेलन की प्रक्रिया ज्यादातर कहाँ होती है? विषुवत रेखा के पास में ही होती है। ठीक है, क्योंकि वहां से पानी जो है हटता है, वहीं से स्टार्टिंग होती है जल धाराओं की, इस वजह से। तो पहला और तीसरा आंसर इसका सही है। चक्रवात बुरेवी ने क्या किया है, कन्याकुमारी और पंबन तट पर निकट आया था, इस कारण से ये यहाँ पर दे दिया है। अरब सागर बंगाली खाड़ी में पिछले 10 दिनों के भीतर निर्मित यह तीसरा चक्रवात है, यानी कई सारे चक्रवात बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में हाल ही में निवार चक्रवात आया था। ठीक है, निवार के द्वारा उद्वेलन के कारण, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, क्यों? निवार के कारण क्या हुआ था? उद्वेलन हो गया था। ठीक है, इसी वजह से वो प्रश्न बना दिया, बाकी का ये देख लीजिएगा, नॉर्मल है, चीजें हैं। तो आज के लिए बस 12 प्रश्न करेंगे हम डेली, लगभग 20 मिनट का वीडियो रहा करेगा, 12 से 15 प्रश्न करेंगे, और इस प्रकार से पूरा करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर लेंगे, जून से लेकर के दिसंबर तक का। ठीक है, और जो भी आगे का रहेगा उसे आगे के सालों में आपको कवर करा दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। इस प्रकार के फालतू के वीडियोस को आप शेयर वगैरह कर देते हो, इतने वायरल हो जाते हैं। अगर ये सीरीज वायरल हो जाएगी तो इसे हम कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।